एवरीबॉडी वेलकम टू अकेडमिक्स फॉर सीएसई माई सेल्फ प्रणय। दोस्तों आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाइयाँ। आज हम लोग पीटी जज योरसेल्फ प्रोग्राम के अंतर्गत डे 4 अर्थात पीटी जज योरसेल्फ प्रोग्राम का आज चौथा दिन है। इसके अंतर्गत हम लोग 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। आज का जो सेशन होगा वह जनरल साइंस विषय से संबंधित होगा। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है वह है कि ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है मुद्रा विज्ञान, ऑप्शन बी है प्रतिमा विज्ञान, ऑप्शन सी है म्यूजियोलॉजी और ऑप्शन डी है एपिग्राफी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा एपिग्राफी, अर्थात एपिग्राफी के अंतर्गत ऐतिहासिक लेखों का संरक्षण या अध्ययन किया जाता है। अब देखिए यह जो म्यूजियोलॉजी है, तो म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत म्यूजियोलॉजी के अंतर्गत म्यूजियम का अध्ययन किया जाता है। उसी प्रकार से मुद्रा विज्ञान के अंतर्गत मुद्रों का अध्ययन, या न्यूमिस्मेटिक जो होता है इसके अंतर्गत मुद्रा या सिक्कों का अध्ययन न्यूमिस्मेटिक्स के अंतर्गत किया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो वह है कि निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग वाहनों के उत्प्रेरक के रूप में नहीं किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है पोलोनियम, दूसरा ऑप्शन है प्लेटिनम, तीसरा ऑप्शन है रोडियम और चौथा ऑप्शन है पैलेडियम। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि किस धातु का उपयोग वाहनों के उत्प्रेरक के रूप में नहीं किया जाता है। जनरली प्रश्न आता है कि किस धातु का उपयोग किया जाता है, परंतु यह जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2 वह कह रहा है कि किस धातु का उपयोग वाहनों के उत्प्रेरक के रूप में नहीं किया जाता है। Which of the following metals is not used as a catalyst in catalytic converters fitted in automobiles। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो फ्रेंड्स देखिए यह जो प्रश्न है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात तो पोलोनियम। पोलोनियम एक रेडियो सक्रिय पदार्थ है और वाहनों के निर्माण में पोलोनियम या रेडियो सक्रिय धातु का प्रयोग वाहनों के निर्माण में नहीं किया जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। वह है कि ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है, या प्रश्न है कि ऑर्निथोफिली इज इफेक्टेड बाय, ऑप्शन ए है चमगादड़, ऑप्शन बी है घोंघा, ऑप्शन सी है इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़े और ऑप्शन डी है पक्षी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात ऑर्निथोफिली जो है वह पक्षियों के द्वारा होता है। अब हम लोग यदि चमगादड़ की बात करें तो जो बैट्स है इसके अध्ययन को कहते हैं चिरोप्टोरोलॉजी। देखिए चिरोप्टोरोलॉजी का होता है, चिरोप्टोरोलॉजी के अंतर्गत बैट्स या चमगादड़ों का अध्ययन किया जाता है, और एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीड़े मकोड़े का अध्ययन किया जाता है। तो फ्रेंड्स हो गया चिरोप्टोलॉजी के अंतर्गत बैट्स या चमगादड़ का अध्ययन करते हैं, और एंटोमोलॉजी के अंतर्गत इंसेक्ट्स या कीड़े मकोड़े का अध्ययन करते हैं। लेकिन यह जो प्रश्न है कि ऑर्निथोफिली किसके द्वारा होता है, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पक्षी। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स, वह है कि जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टडी ऑफ फोसेल्स, या जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है इथियोलॉजी, दूसरा ऑप्शन है इथोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी या मानव विज्ञान और चौथा ऑप्शन है पैलेंटोलॉजी या जीवाश्म विज्ञान। तो फ्रेंड्स देखिए यह जो प्रश्न है जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहते हैं, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात पैलेंटोलॉजी जीवाश्म विज्ञान के अंतर्गत जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है वह है कि खाली स्थान में पौधों का भौतिक रूप और बाहरी संरचना का अध्ययन किया जाता है, या ब्लैंक्स इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल फॉर्म एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट्स। इसके अंतर्गत भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है एनाटोमी या शरीर संरचना विज्ञान, दूसरा ऑप्शन है फिजियोलॉजी, तीसरा ऑप्शन है फाइटो
मॉर्फोलॉजी और चौथा ऑप्शन है साइटोलॉजी। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात फाइटोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत पौधों के भौतिक और बाह्य संरचना का, पौधों को भौतिक प्लस बाह्य संरचना का अध्ययन फाइटोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है वह है कि रेडियोधर्मी यूरेनियम काल निर्धारण, रेडियो एक्टिव यूरेनियम डेटिंग प्रोसेस या रेडियोधर्मी यूरेनियम काल निर्धारक नामक काल निर्धारण विधि का प्रयोग किसके काल निर्धारण के लिए नहीं किया जाता है। यह प्रश्न फिर कह रहा है कि किस निम्नलिखित में से किसके समय निर्धारण या आयु का निर्धारण के लिए रेडियोधर्मी यूरेनियम काल निर्धारण का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है वह है पृथ्वी पर खनिज, अर्थात खनिजों की आयु का निर्धारण के लिए। नेक्स्ट है मिट्टी, नेक्स्ट है फोसाइल्स या पादप पिंड और नेक्स्ट है चट्टान। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात फोसाइल्स और प्लांट बॉडीज की आयु का निर्धारण रेडियोधर्मी यूरेनियम काल निर्धारण पद्धति द्वारा नहीं किया जाता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है वह है कवकों का अध्ययन को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है मायोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है साइटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है माइकोलॉजी और ऑप्शन नंबर डी है न्यूरोलॉजी। द स्टडी ऑफ फंगी इज नोन एज मायोलॉजी, साइटोलॉजी या माइकोलॉजी एंड न्यूरोलॉजी। तो फ्रेंड्स देखिए माइकोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कवक का अध्ययन करते हैं, यानी कि माइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ फंगी। अब हम लोग यदि इसके अंतर्गत जो अन्य ऑप्शन है 3 मायोलॉजी, साइटोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इसकी बात करें तो मायोलॉजी के अंतर्गत मनुष्य की पेशियों का अध्ययन किया जाता है। मायोलॉजी विज्ञान की वह पद्धति है जिसके अंतर्गत मनुष्य की पेशियां या मानव पेशियों का अध्ययन मायोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, जबकि साइटोलॉजी के अंतर्गत मानव कोशिका का अध्ययन किया जाता है। जो ह्यूमन सेल है उसका अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम का अध्ययन न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। एक बार फिर से इसे हम लोग मेमोराइज कर लेते हैं। मायोलॉजी के अंतर्गत पेशियों का अध्ययन किया जाता है, साइटोलॉजी के अंतर्गत ह्यूमन सेल्स या मानव कोशिका का अध्ययन किया जाता है, माइकोलॉजी के अंतर्गत कवक का अध्ययन किया जाता है और न्यूरोलॉजी के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है वह है कि जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है वायरोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी है सर्पेंटोलॉजी, ऑप्शन नंबर सी है टैक्सोनॉमी और ऑप्शन नंबर डी है फिजियोलॉजी। स्टडी ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज वायरोलॉजी, सर्पेंटोलॉजी, टैक्सोनॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम लोग जीवों के वर्गीकरण के अध्ययन करते हैं। यदि इसके अंतर्गत जो अन्य 3 ऑप्शन है उसकी बात की जाए तो फ्रेंड्स देखिए वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है वायरोलॉजी के अंतर्गत, और सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत सांपों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद जो फिजियोलॉजी है जो वायरोलॉजी है उसके अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है और सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत सांपों का अध्ययन किया जाता है और टैक्सोनॉमी के अंतर्गत हम लोग जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन करते हैं। अब हम लोग यदि नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वह है कि माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, या उन्हें बैक्टीरिया की खोज के लिए भी जाना जाता है। अर्थात यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि माइक्रोबायोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है, जिन्होंने बैक्टीरिया की भी खोज की। ऑप्शन नंबर ए है मेंडलीफ, ऑप्शन नंबर बी है जोनास ई साल्क, ऑप्शन नंबर सी है ल्यूवेनहॉक और ऑप्शन नंबर डी है जोसेफ प्रिस्टल। Who is regarded as the father of microbiology? He is also known for the discovery of bacteria.
तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ल्यूवेनहॉक। ल्यूवेनहॉक को माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है वह है पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन को क्या कहा जाता है। द साइंटिफिक एंड ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ एनिमल बिहेवियर इज नोन एज या इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है एंटोमोलॉजी, ऑप्शन बी है एंथोलॉजी, ऑप्शन सी है इकोलॉजी एंड ऑप्शन डी है इथोनिक्स। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात एंथोलॉजी। एंथोलॉजी के अंतर्गत पशुओं के व्यवहार एवं अर्थात पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन एंथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अब यदि इसके अंतर्गत जो अन्य ऑप्शन है उसकी बात किया जाए तो एंटोमोलॉजी के अंतर्गत हम लोग कीटों का अध्ययन करते हैं और इकोलॉजी के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र का अध्ययन इकोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है और इथोलॉजी के अंतर्गत पशुओं के व्यवहार के वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ अध्ययन किया जाता है। अब हम लोग यदि नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वह है निम्नलिखित में से किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया। हु अमंग द फॉलोइंग इज क्रेडिटेड विथ स्टार्टिंग द वर्क ऑन प्लांट टिश्यू कल्चर। ऑप्शन ए है पी महेश्वरी, ऑप्शन बी है FC स्टीवार्ड, ऑप्शन सी है PR वाइट एंड ऑप्शन डी है हैम्बरलैंड। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात हैम्बरलैंड। हैम्बरलैंड ने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ किया। नेक्स्ट प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग कहे जाते हैं। अर्थात निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं की आत्मघाती बैग कहा जाता है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए है राइबोसोम, ऑप्शन बी है लाइसोसोम, ऑप्शन सी है डिक्टोयोसोम एंड ऑप्शन डी है फैगोसोम्स। द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल इज नोन एज राइबोसोम, लाइसोसोम, डिक्टोसोम्स एंड फैगोसोम्स। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात लाइसोसोम। लाइसोसोम को कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहे जाते हैं या लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैली भी लाइसोसोम को ही कहा जाता है। तो कभी कभी प्रश्न इस फॉर्मेट में भी आ जाते हैं कि आत्महत्या की थैली निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो उस प्रश्न का भी आंसर होगा लाइसोसोम। नेक्स्ट प्रश्न है वह है निम्नलिखित में से क्या अलिंग सूत्रीय अव्यवस्था है। अर्थात विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर। ऑप्शन ए है सिस्टिक फाइब्रोसिस, ऑप्शन बी है एल्बिनिज्म, ऑप्शन सी है फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड ऑप्शन डी है अल्जाइमर रोग। तो फ्रेंड्स देखिए यह जो ऑप्शन नंबर डी है अर्थात अल्जाइमर रोग वह डोमिनेंट ऑटोसोमल डिसऑर्डर है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है वह है विरोधी गुणों का युग्म जो समान विशेषताओं को नियंत्रित करे क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है अनुविषमवास, ऑप्शन बी है घटक, ऑप्शन सी है एलील एंड ऑप्शन डी है वंश परंपरा। देखिए साइंस के प्रश्न के अंतर्गत जो हिंदी के कुछ वर्ड होते हैं वह थोड़ा रिजिड होते हैं, इसी कारण जो साइंस का सीरीज लॉन्च किया गया है उसके अंतर्गत हिंदी और इंग्लिश दोनों फॉर्मेट में प्रश्न को शामिल किया गया है। तो इंग्लिश प्रश्न है इसका अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कंट्रोलिंग द सेम ट्रेट इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है लोकाई एंड ऑप्शन बी है फैक्टर्स, ऑप्शन सी है एलील एंड ऑप्शन डी है लिनेज। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात एलील। नेक्स्ट प्रश्न है वह है खाली स्थान रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधे के गठन को प्रभावित करते हैं। अर्थात यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन ऐसे रसायनों का समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को समान रूप से प्रभावित करते हैं। ऑप्शन ए है गिबरेलिंस, ऑप्शन बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन सी है डोमिस एंड ऑप्शन डी है ऑक्सिन। Blanks are a group of chemicals that influence cell division and shoot formation। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात साइटोकाइनिन।
देखिए साइटोकाइनिन है वह कोशिका विभाजन प्लस पौधों के गठन दोनों को प्रभावित करता है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन प्लस पौधों का गठन दोनों को प्रभावित करता है साइटोकाइनिन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर अब हम चलते हैं। तो वह नेक्स्ट प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक या निम्नलिखित में से कौन संयोजी ऊतक नहीं है? उपास्थि, अस्थि, रक्त या कंकाल पेशी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टिव टिश्यू? ऑप्शन ए है कार्टिलेज, ऑप्शन बी है बोन, ऑप्शन सी है ब्लड एंड ऑप्शन डी है स्केलेटल मसल। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात कंकाल पेशी। नेक्स्ट प्रश्न है वह है कोशिका के किस हिस्से में प्रोटीन का निर्माण होता है? ऑप्शन ए है गोल्जी एपेरेटस, ऑप्शन बी है रेटिकुलम, ऑप्शन सी है राइबोसोम एंड ऑप्शन डी है लाइबोसोम। इन विच पार्ट ऑफ द सेल आर प्रोटीन्स मेड? ऑप्शन ए है गोल्जी एपेरेटस, ऑप्शन बी है रेटिकुलम एंड ऑप्शन सी है राइबोसोम, ऑप्शन डी है लाइसोसोम। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात राइबोसोम। राइबोसोम के अंतर्गत प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है एक मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं? ऑप्शन ए है 26, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 46 एंड ऑप्शन डी है 66। हाउ मेनी क्रोमोसोम्स डज अ ह्यूमन सेल कंटेन? 26, 6, 46 एंड 66। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 46। लेकिन यदि हम गुणसूत्र जोड़े की बात करें तो मानव में टोटल 23 गुणसूत्र जोड़े होते हैं, लेकिन यदि यह संख्या की बात करें, नंबर की बात करें तो टोटल 46 होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है फिजियोलॉजी, ऑप्शन बी है साइटोलॉजी, ऑप्शन सी है न्यूक्लियोलॉजी एंड ऑप्शन डी है सेलोलॉजी। द स्टडी ऑफ सेल्स इज ऑल्सो नोन एज फिजियोलॉजी, साइटोलॉजी, न्यूक्लियोलॉजी एंड सेलोलॉजी। तो फ्रेंड्स कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात साइटोलॉजी। नेक्स्ट प्रश्न है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आरएनए का संश्लेषण किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए है सेंट्रियोल्स, ऑप्शन बी है माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन सी है राइबोसोम एंड ऑप्शन डी है न्यूक्लियस। इन यूकैरियोटिक सेल्स synthesis of RNA takes place in the centrioles, mitochondria, ribosome and nucleus। तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंतर्गत यूकैरियोटिक सेल्स में आरएनए का संश्लेषण होता है। तो फ्रेंड्स यदि हम लोग समराइज करें तो देखिए मैमोलॉजी के अंतर्गत स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। मैमोलॉजी के अंतर्गत स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है और वायरोलॉजी के अंतर्गत विषाणुओं का अध्ययन किया जाता है। वायरोलॉजी के अंतर्गत हम विषाणुओं का अध्ययन करते हैं। उसी तरीके से सर्पेंटोलॉजी के अंतर्गत सांपों का अध्ययन किया जाता है और एंटोमोलॉजी के अंतर्गत कीटों का अध्ययन करते हैं तथा इकोलॉजी के अंतर्गत पारिस्थितिकी का अध्ययन किया जाता है और साइटोलॉजी के अंतर्गत कोशिका का अध्ययन करते हैं तथा न्यूरोलॉजी के अंतर्गत मानव की तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम का अध्ययन न्यूरोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का हमारा यह सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।